guys, welcome to Study IS. My name is Aditi Sharma and I am your faculty for Environment and Ecology for UPSC CSE Prelims and Mains Examination और आज है लेक्चर नंबर 12 और आज हम डिस्कस करेंगे wetland ecosystem. Now wetland is one of the most important topics for your GS paper number 3. Okay, and इससे काफ़ी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना ज़रूरी है. और हाल फिलहाल में ये न्यूज़ में भी था बिकॉज ऑन 2 फेब वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, और इस दिन 2 फरवरी 1971 में जो रामसार है, ठीक है, तो इट वाज द अडॉप्शन ऑफ कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑन 2 फेब 1971. कब हुआ था ये? कहाँ हुआ था ये? रामसार, ईरान में. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. हम वेटलैंड्स के बारे में थोड़ा जानते हैं. तो वेटलैंड इज डिफाइंड एज एनी लैंड एरिया दैट इज सैचुरेटेड और फ्लडेड विद वाटर either seasonally or permanently. They can be either inland such as lakes, aquifers and marshes, or coastal as mangroves, estuaries and coral reefs. तो चलिए जानेंगे हम वेटलैंड्स क्या होते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, और कैसे हम इनको सेव कर सकते हैं. चलिए, तो वेटलैंड्स क्या है? दे आर द एरियाज वे वाटर इज प्राइमरी फैक्टर कंट्रोलिंग द एनवायरनमेंट एंड द एसोसिएटेड प्लांट एंड एनिमल लाइफ. अब ये वेटलैंड से तो आप समझ पा रहे होंगे. वेट यानी कि गीला और लैंड मतलब सरफेस, तो यानी कि कोई गीली सरफेस है. अब ये प्रॉपर तरीके से गीली नहीं है, सिर्फ मतलब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, यहाँ पे टेरेस्ट्रियल वो है, बट इट इज़ लाइक हल्का सा वेट होना. ठीक है, और यहाँ पे क्या है? इट एसोसिएटेड प्लांट एंड एनिमल लाइफ बोथ. तो एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट है यहाँ पे जो एसोसिएट क्या करता है? प्लांट को और एनिमल लाइफ को. सो दे अकर वेयर द वाटर टेबल इज नियर द surface of the land or where the land is covered by the water. So the wetlands are defined as lands transitional between terrestrial and aquatic ecosystem, जहाँ पे जो water table है वो usually काफ़ी पास है. कहाँ? land के काफ़ी पास है, and it is also covered by shallow water. नाउ waterlogged soils हैं, जो मतलब जो सॉइल है इट्स हैव उसमें थोड़ी नमी है, तो दिस इज अडेप्टेड प्लांट लाइफ, हाइड्रोफाइट्स एंड हाइड्रिक सॉइल्स जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम होती है. एंड दे आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेटलैंड. तो वेटलैंड आपके वो एरियाज हैं, एरियाज ऑफ मार्श और वेटलैंड विद द वाटर दैट इज स्टैटिक और फ्लावरिंग, fresh, brackish or saline, including areas of marine water, the depth of which at low tide does not exceed 6 meter. तो जो wetlands हैं, they are transition zones between what? Between आपका terrestrial और aquatic ecosystem. जैसे कि आपके mangroves हो गए, lake littorals हो गए, जैसे marginal areas हो गए between highest and lowest water level of the lake, floodplains हो गए, जो areas which are lying adjacent to the river channels beyond the natural reefs and periodically flooded during high discharge in the river and other marshy or swampy areas. So these are the habitat which experience what? Periodic flooding from the adjacent deep water habitat and therefore supports plants and animal life specifically adapted to such shallow flooding or water logging. तो आइए देखते हैं कि कितने टाइप्स के वेटलैंड्स होते हैं. तो पहली चीज़ देखिए कोस्टल वेटलैंड. अब कोस्टल वेटलैंड क्या हो गया आपको? तो ये जो कोस्टल वेटलैंड है, इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर फाउंड इन द एरियाज बिटवीन लैंड एंड ओपन सी. ठीक है, एंड दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय रिवर्स सच एज शोर लाइन्स, बीचेस, मैनग्रोव्स एंड कोरल रीफ्स. तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, वो है आपका मैंग्रोव स्वैम्प्स, जो कि ज़्यादातर शेल्टर ट्रॉपिकल कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं. ठीक है, दूसरा देखिए शैलो लेक्स एंड पॉन्ड्स. अब दीज वेटलैंड्स आर द एरियाज विच आर ऑफ परमानेंट और सेमी परमानेंट वाटर विथ लिटिल फ्लो, जहाँ पे ज़्यादा फ्लो नहीं होता बट दे आर परमानेंट और सेमी परमानेंट वाटर.
they have. Okay, so they include vernal ponds, spring pools, salt lakes and volcanic crater lakes. अब marshes क्या हो गए आपके? तो these are periodically saturated, flooded or ponded with the water and characterized by what? Herbaceous. Herbaceous मतलब non-woody vegetation. This is adapted to what? Wet soil condition. तो marshes are further characterized as tidal marshes and non-tidal marshes. अब swamps क्या होते हैं? तो ये तो हैं आपके, these are like fed primarily by surface water inputs and are dominated by trees and shrubs. So these are swamps are dominated by what? Trees and shrubs. तो swamps कहाँ पर आकर करते हैं? फ्रेश वाटर में या फिर आपका सॉल्ट वाटर फ्लड प्लेन में. अब बॉग्स क्या होते हैं? तो ये बॉग्स जो हैं ये वाटर लॉग्ड वेटलैंड्स हैं जो कि आपके ओल्ड लेक बेसिन्स और डिप्रेशन इन द लैंडस्केप में पाए जाते हैं. ऑलमोस्ट ऑल वाटर इन द बॉग्स कम फ्रॉम दी रेनफॉल. बारिश के पानी से इसमें पानी आता है. तो एस्चुरीज क्या होते हैं आपकी? तो द एरिया वेयर रिवर्स मीट द सी एंड वाटर and changes from fresh to salt can offer an extremely rich mix of biodiversity. तो इन वेटलैंड्स में कौन कौन से इंक्लूडेड है? आपके डेल्टाज है, टाइडल मड फ्लैट्स हैं, सॉल्ट मार्शेस हैं. ठीक है, चलिए ये देखिए, ये आपका कोस्टल वेटलैंड हो गया, ये शैलो लेक है और ये मार्शेस है. तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखिए, यहाँ पूरा का पूरा पानी है. जैसे कि पहले उसमें बताया गया था शैलो लेक में कि जो वेटलैंड एरिया है वो परमानेंट होगा या सेमी परमानेंट वाटर विथ लिटिल फ्लो. बहुत हल्का बहाव होता है इसमें. ठीक है, जैसे कि आपके पॉन्ड्स हो गए, स्प्रिंग पूल्स हो गए. ठीक है जी. और मार्शेस का एक बार ही देखते हैं. ये देखिए, यहाँ पे कोई वुडी प्लांट नहीं दिख रहा आपको, सारे नॉन वुडी हैं. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब इम्पोर्टेंस क्या है वेटलैंड्स की? तो पहली चीज़ तो ये हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है. ठीक है, जो हमारे पूरे वर्ल्ड को करीब से करीब 2/3 ऑफ इट्स फिश हार्वेस्ट है. ठीक है जी. और वेटलैंड्स प्ले एन इंटेग्रल रोल इन द इकोलॉजी ऑफ वाटरशेड and the combination of shallow water, high levels of nutrient is ideal for the development of what? Organism. तो अब अर्थ सिर्फ हमारा तो वो है नहीं, यहाँ पे बहुत तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. तो सबको क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए. ठीक है, दैट फॉर्म द बेस ऑफ द फूड वेब एंड फीड मेनी स्पीशीज ऑफ फिश, एम्फीबियंस, शेल फिश एंड इंसेक्ट. तो वेटलैंड्स क्या है आपके? ये माइक्रोब्स, प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ आर द पार्ट ऑफ इट ग्लोबल साइकिल फॉर व्हाट? फॉर वाटर, नाइट्रोजन एंड सल्फर. तो वेटलैंड क्या करते हैं? दे स्टोर कार्बन विद इन देयर प्लांट communities and soil instead of releasing it to the atmosphere as carbon dioxide. अब ये क्या करते हैं ना, ये स्टोर करके रखते हैं कार्बन. कहाँ स्टोर करके रखते हैं? प्लांट कम्युनिटीज़ में अपनी. ठीक है, सॉइल में भी. और इसको मतलब इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग इट, ये इसको स्टोर करके रखते हैं. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की उसमें निकालना, ऐसा नहीं करते, ये स्टोर करके रखते हैं कार्बन को. नाउ वेटलैंड के फंक्शन क्या है? दे फंक्शन एज नेचुरल बैरियर. ठीक है, बैरियर्स दैट ट्रैप एंड स्लोली रिलीज सरफेस वाटर, रेन, स्नो मेल्ट, ग्राउंड वाटर एंड फ्लड वाटर्स. तो वेटलैंड्स आपकी वेजिटेशन को ऑल्सो स्लो द स्पीड ऑफ फ्लड वाटर्स, लोअरिंग फ्लड हाइट्स. ठीक है, फ्लड हाइट्स को रिड्यूस करते हैं ये, और रिड्यूस करते हैं क्या? सॉइल इरोजन को. तो इनकी तो इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है, अब ये देखिए, वेटलैंड्स आर क्रिटिकल टू ह्यूमन एंड प्लानिट लाइफ. कैसे? More than 1 billion of people, they are dependent on what? They are dependent on these wetlands on them for a living, and 40% of the world species live and breed in wetlands. तो करीब करीब हमारे जो लिविंग एंड लाइक वर्ल्ड की जो 40% स्पीशीज़ हैं वो कहाँ रहती हैं? वेटलैंड्स में. तो ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया. ठीक है, तो वेटलैंड्स दे आर वन ऑफ द वाइटल सोर्स हमारे फूड के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, जेनेटिक रिसोर्सेज के लिए, जैसे कि मेडिसिन हो गई आपकी, और हाइड्रो पावर के लिए भी ये काफ़ी ज़रूरी है. ठीक है, और एक और चीज़, ये हमारे ट्रांसपोर्ट के लिए, टूरिज़्म के लिए, कल्चर और स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए भी लोगों की बहुत ज़रूरी है.
और ये क्या करते हैं, दे प्रोवाइड अ हैबिटेट फॉर एनिमल्स, प्लांट्स एंड many contain a wide diversity of life supporting plants and animals that are found nowhere else. ठीक है, अब ये कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो जो कहीं और नहीं पाए जाते, वो इन वेटलैंड एरियाज में ही पाए जाते हैं. तो many wetland areas of natural beauty and promote tourism, and many are important for एबोरिजिनल पीपल. ठीक है, अब जो आपकी वेटलैंड्स हैं ये क्या और प्रोवाइड करते हैं हमें, ये हमारी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं. जैसे कि आपकी जो नर्सरीज हो गई फॉर फिश हो गई, ठीक है, और अदर फ्रेश वाटर मरीन लाइफ के लिए, ठीक है, एंड दे आर क्रिटिकल टू कमर्शियल एंड रिक्रिएशनल फिशिंग इंडस्ट्रीज. अब आगे बढ़ते हैं. अब थ्रेट्स टू वेटलैंड. अब थ्रेट्स क्या है वेटलैंड के लिए, तो पहली चीज़ देखिए अर्बनाइजेशन. अब अर्बनाइजेशन कैसे, तो जो वेटलैंड नियर अर्बन सेंटर्स हैं, ठीक है, दे आर अंडर व्हाट, इंक्रीजिंग डेवलपमेंट प्रेशर फॉर रेजिडेंशियल, ठीक है, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल फैसिलिटीज़. तो जो अर्बन वेटलैंड्स हैं दे आर एसेंशियल फॉर प्रिजर्विंग पब्लिक वाटर सप्लाईज. तो ये जो वेटलैंड्स हैं जो कि आपके अर्बन सेंटर के पास हैं, ठीक है, तो ये क्या है, दे आर इंक्रीजिंग डेवलपमेंट प्रेशर किसके लिए, रेजिडेंशियल के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, कमर्शियल फैसिलिटीज़ के लिए, ठीक है. तो ये दे आर लाइक अर्बन वेटलैंड्स आर इसेंशियल फॉर प्रिजर्विंग व्हाट, पब्लिक वाटर सप्लाईज. अब ये एग्रीकल्चर भी एक बड़ा थ्रेट है इनके लिए. कैसे, नाउ वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ वेटलैंड्स हैव बीन कन्वर्टेड टू पैडी फील्ड्स. जो कुछ आपके वेटलैंड्स होते हैं उनको किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, पैडी फील्ड में. कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है लार्ज नंबर ऑफ रिजर्वायर्स में, कैनाल्स में, डैम्स में. किस लिए, प्रोवाइड करने के लिए, क्या, इरिगेशन. सिग्निफिकेंटली ऑल्टर्ड द हाइड्रोलॉजी ऑफ एसोसिएटेड वेटलैंड्स. पोल्यूशन भी है. अब देखिए पोल्यूशन कैसे, तो वेटलैंड एक्ट एज नेचुरल वाटर फिल्टर्स, ठीक है, दे कैन ओनली क्लीन अप the filters and pesticides from the agricultural runoff, but not mercury from industrial sources and other types of pollution. तो यानी कि यहाँ पे क्या इफेक्ट कर रहा है, मर्क्यूरी. ये क्या बोल रहे कि दे कैन ओनली क्लीन अप, ये सिर्फ फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स को क्लीन अप कर सकता है, कहाँ से, एग्रीकल्चर रन ऑफ से, बट ये मर्क्यूरी को नहीं कर सकता. तो वो इसके लिए एक बड़ा खतरा बन रही है. तो देर इज ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल pollution on drinking water supplies and biological diversity of wetlands. अब जो डाइवर्सिटी है वेटलैंड्स की उसे तो अफेक्ट कर ही रहा है, पर जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है उसमें भी दिस मर्क्यूरी इज अफेक्टिंग. तो ये पोल्यूशन हमारे लिए भी घातक है. क्लाइमेट चेंज देखते हैं. अब देखिए जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो देयर विल बी शिफ्ट इन प्रेसिपिटेशन, इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ स्टॉर्म्स, ड्राउट्स होंगे, फ्लड्स होगी आपकी, इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, और जो सी लेवल होगा दैट कुड ऑल्सो अफेक्ट वेटलैंड्स. चलिए आगे देखते हैं ड्रेनिंग एंड ड्रेजिंग. अब ड्रेनिंग क्या है, नाउ वाटर इज ड्रेन फ्रॉम द वेटलैंड बाय कटिंग डिचेस इनटू द ग्राउंड which collect and transport water out of the wetland. So this lowers the water table and dries out the wetland. अब ये क्या कर रहे हैं, now you can see here, now it's an intact wetland, historical effective drainage area, ठीक है, और यह पूरा प्रॉपर ड्रेनेज एरिया है, ठीक है. नाउ न्यू इफेक्टिव ड्रेनेज एरिया जो बनाया गया है एज अ रिजल्ट ऑफ वेटलैंड ड्रेनेज, तो इसमें जितने भी जहाँ पे आपको ये पानी दिख रहा है ना, ये सारा सूख गया है यहाँ पे देखिए. तो जो मतलब द कटिंग ऑफ डिचेस इनटू द ग्राउंड, जहाँ पे ये विच कलेक्टेड एंड ट्रांसपोर्टेड वाटर आउट ऑफ द वेटलैंड, उसकी वजह से क्या हो गया, जितना भी वेटलैंड था वो सूखा हो गया. ड्रेचिंग देखते हैं. नाउ रिमूविंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम अ वेटलैंड और रिवर बेड, dredging of streams lowers the surrounding water table and dries up adjacent wetlands. Okay. अब introduce species. तो Indian wetlands में क्या है, they have been threatened by exotic introduced plant species, जैसे कि आपकी
वाटर हाइसिंथ है और साल्विनिया है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, दे क्लॉग वाटरवेज एंड कम्पीट विद द नेटिव वेजिटेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेशन एफर्ट्स। नाउ कंजर्वेशन कैसे हो रहा है इसका, अब आपने रामसार कन्वेंशन के बारे में तो पढ़ा ही होगा। तो जो कन्वेंशन है ये कब आई थी, ये आई थी 1975 में। और ये कन्वेंशन मिशन, इट इज़ लाइक द conservation and wise use of all wetlands through local and national actions and international cooperation as a contribution towards achieving sustainable development through the world. अब इसके 3 pillars हैं इस कन्वेंशन की। तो पहली चीज़ क्या है, they are working towards the wise use of the wetlands. Now they are working for what, कि जो wetlands हैं उनका एक wise use हो, ठीक है। दूसरी चीज़, they designate suitable wetlands for the list of wetlands of international importance, जैसे कि आपकी द रामसार लिस्ट है, ठीक है, and ensure their effective management. Now they cooperate internationally on transboundary wetlands, shared wetland system and shared species. तो इंडिया के पास करीब 27 रामसार साइट्स हैं, ठीक है, विच आर द वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। और ये सारी की सारी 27 साइट्स जो हैं वो एक तरीके के लिए दे आर लाइक वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो दे आर बीइंग बेनिफिशियल फॉर इंटरनेशनल। नाउ मोन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। नाउ व्हाट इज दिस, व्हाट इज मोन्ट्रियक्स रिकॉर्ड? तो ये क्या है, इट इज़ मेंटेन्ड एज अ पार्ट ऑफ अ रामसार लिस्ट। इसमें क्या होता है, इट is a register of wetland sites on the list of wetlands of international importance, जहाँ पे जो changes हैं ecological character में कहाँ occur हुए हैं and they are occurring or are likely to occur as a result of technological development, pollution है, other human interference है। तो ये क्या है, ये सबका record है, ठीक है। अब there are 2 wetlands of India, they are in मोन्ट्रियक्स record, ठीक है, जैसे कि आपकी हो गया क्योलादियो नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, और दूसरा है आपका लुकतक लेक मणिपुर में। जो चिलिका लेक था उड़ीसा का, उसको दैट वाज प्लेस्ड इन द रिकॉर्ड बट वाज लेटर रिमूव्ड फ्रॉम इट, ठीक है। इसको जो चिलिका लेक था उसको रिमूव कर दिया गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितने, सिर्फ 2 हैं, एक तो आपका ये हो गया क्योलादियो वाला और दूसरा लुकतक, ठीक है। तो इट्स अ बेसिक रिकॉर्ड फॉर व्हाट, इट्स अ लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जिसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं इकोलॉजिकल कैरेक्टर में या होंगे या होने वाले हैं, ठीक है, कितना ह्यूमन इंटरफेरेंस हो रहा है, कितना पोल्यूशन हो रहा है, कितने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, तो उन सब का रिकॉर्ड है, ठीक है। चलिए कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। To counter unplanned urbanization and a growing population, management of wetlands has to be an integrated approach in the terms of planning, execution and monitoring. बिल्कुल सही बात है, हमें एक अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन से एक प्लान्ड अर्बनाइजेशन की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और जो हमारी, क्योंकि जो हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन है वो हमारी जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनको भी अफेक्ट कर रही है। मैनेजमेंट होना चाहिए वेटलैंड्स का, ठीक है। देयर शुड बी एन इंटीग्रेटेड अप्रोच इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग। अब एक इफेक्टिव कोलैबोरेशन होना चाहिए अमंग academicians and professionals including ecologists, watershed management specialists, planners and decision makers for overall management of these wetlands. Now spreading awareness by initiating awareness program about the importance of wetlands, importance बताना wetlands की, और एक constant monitoring होनी चाहिए wetlands की for the water quality, ठीक है, and that would provide vital inputs to safeguard the wetlands for further deterioration, ठीक है। So now in the next class we're gonna continue this topic, okay. So guys, if you want Unacademy's Plus subscription, use code STUDYIS, and if you have any queries, please join us on Telegram, Insta, Facebook, and you can even mail us. Thank you guys, we're gonna meet in the next class, okay. Thank you, take care, bye bye.